अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ये अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र आप लोग देख रहे हैं, जिस महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं और इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। कहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, फिर कहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, फिर कहाँ पे कौन सा पठार है, फिर कहाँ पर कौन सी चोटी है। तो ये सब सारी बातें हम आपको बताएंगे, आप वीडियो से बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। इस महाद्वीप में पूरा 54 देश हैं, जिसमें 16 देश मरुस्थल हैं। 54 में 16 देश मरुस्थल हैं। मरुस्थल वाला भाग भी अभी हम आपको बताएंगे और उसके देश के बारे में भी बताएंगे कि जो 16 देश मरुस्थल हैं वहाँ पे कुछ होता है कि नहीं होता है। तो विश्व में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसके ऊपर से 3 रेखाएं गुजरती हैं। 3 रेखाएं गुजरती हैं, जैसे कि हम ग्लोब में आपको बताए हैं पिछली क्लास में कि ग्लोब को बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो विषुवत रेखा के द्वारा अक्षांश रेखा और समस्त पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। फिर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है कि जिसके ऊपर से 3 रेखाएं गुजरती हैं। और बाकी जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, बाकी 6 महाद्वीपों के ऊपर से 3 रेखाएं नहीं गुजरती हैं। किसी के ऊपर 1 रेखा गुजरती है, किसी के ऊपर 2 रेखा गुजरती है, लेकिन 3 रेखाएं किसी के ऊपर से नहीं गुजरती हैं। तो आइए हम एक एक का विस्तारित रूप आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर ये रेखाएं गुजरती हैं, 3 रेखाएं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में कितने देशों के ऊपर से गुजरती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का जहाँ ये पश्चिमी भाग नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, जहाँ से प्रायद्वीपी, जैसे प्रायद्वीपी की तरह दिखाई दे रहा है। प्रायद्वीपी का मतलब होता है 3 तरह से महासागर। तो जैसे प्रायद्वीपी भारत है, भारत का भी इतना भाग चारों तरफ 3 तरफ से महासागरों से घिरा है, उसी प्रकार से इसका भी स्थिति बन रही है, इसलिए इसको भी प्रायद्वीपीय महाद्वीप इतना कहा जाएगा। तो कहाँ से विषुवत रेखा गुजर रही है, तो यहाँ देख रहे हैं विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है। विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है। और विषुवत रेखा जहाँ से गुजर रही है, विषुवत रेखा के नीचे कितने देश पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ विषुवत रेखा के नीचे 6 देश पड़ते हैं। विषुवत रेखा के नीचे 6 देश आते हैं। पहला है गयवन। गयवन देश कहाँ पे है, हम पश्चिम की तरफ से चलेंगे पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो यहाँ पर पहला देश है गयवन। गयवन देश है। ये गयवन देश पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर गयवन देश। फिर दूसरा देश आता है जो विषुवत रेखा के नीचे से गुजरता है, ये कौन सा है, कांगो। दूसरा है कांगो। कांगो कहाँ पर है, ये कांगो आप देख ही रहे हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये सब पूरा भाग कांगो का आता है। तो यहाँ पर कांगो हो गया, दूसरा कांगो हो गया। फिर कांगो के बाद तीसरा हो गया जायरे। फिर इसके आगे चल करके यहाँ पे जायरे हो गया, जायरे तीसरा हो गया जायरे। फिर तीसरा युगांडा, तीसरा युगांडा हो गया। यहाँ पे युगांडो देश है, युगांडो देश। फिर इसके बाद युगांडो देश के बाद केन्या है, केन्या देश। फिर आगे केन्या देश है। फिर केन्या के आगे ये जो 6वां देश है सोमालिया, जिसे सोमालिया, ये देख रहे हैं ये वाला भाग, ये सोमालिया है, इसे सोमालिया देश कहते हैं। जो सोमालिया इस साइड में, सोमालिया के इस साइड में ये महासागर है,
सोमालिया के इस साइड में महासागर है जिसे अरब सागर की खाड़ी कहा जाता है। अरब सागर की खाड़ी इधर से होते हुए एक देख रहे हैं मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप के नीचे इस साइड से, तो यहाँ इसे क्या कहते हैं, सोमालिया। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं सोमालिया द्वीप, सोमालिया देश, द्वीप नहीं, सोमालिया देश है। तो ये देख लीजिए सोमालिया, सोमालिया, ये सोमालिया देश अरब सागर की खाड़ी के पास में है, सोमालिया देश। तो विषुवत रेखा के नीचे 6 देश, यानी कि 6 देशों के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। अब आइए हम अगले बिंदु पे चलते हैं जो मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा, मकर रेखा कितने देशों के ऊपर से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा 5 देशों के ऊपर से होकर गुजरती है। ये 5 देश कौन कौन से हैं और ये देश कहाँ पे हैं? 5 देश और ये देश कहाँ पे हैं जो मकर रेखा इनके ऊपर से गुजरती है? तो आइए, मकर रेखा आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी साइड में, ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण है, तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी साइड में जो कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका कहा जाता है, तो दक्षिणी अफ्रीका में मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा के ऊपर 5 देश गुजरते हैं, 5 देशों के ऊपर से ये रेखा गुजरती है। उसमें से कौन सा देश है जिसे पहले हम आपको पश्चिमी साइड से बताएंगे, पश्चिमी साइड से चलेंगे तो क्रम से ही हम आगे निकल जाएंगे। तो पश्चिमी साइड में पहला देश कौन सा है जिसे हम कहते हैं कि इन देशों के ऊपर से मकर रेखा गुजरती है? तो पहला देश दोस्तों है नामीबिया। नामीबिया, यहाँ पे देखिए नामीबिया, ये यहाँ से रेखा ये मकर रेखा ये गुजर रही है, मकर रेखा गुजर रही है। तो यहाँ पे नामीबिया है, पहला नामीबिया, पहला देश नामीबिया हो गया। फिर दूसरा हो गया बोत्सवाना, दूसरा बोत्सवाना यहाँ पे है। अब जानते हैं नामीबिया और बोत्सवाना में ही एक कालाहारी मरुस्थल है। एक कालाहारी मरुस्थल को देख रहे हैं, कालाहारी मरुस्थल, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में ये मरुस्थल पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में ये मरुस्थल पाया जाता है। और कहाँ पे है? बोत्सवाना में, नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना। तो इस प्रकार से बोत्सवाना, फिर क्या कहते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका, तीसरा जो है दक्षिणी अफ्रीका, इसके साइड में ये जैसे नामीबिया हुआ, बोत्सवाना हुआ, फिर ये दक्षिणी अफ्रीका है, ये दक्षिणी अफ्रीका है। तो यहाँ दक्षिणी अफ्रीका भी पड़ता है। तीसरा, पहला नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका के बाद मोजाम्बिका भी कहते हैं, मोजाम्बिक भी कहते हैं। ये चौथा होता है मोजाम्बिक, चौथा देश मोजाम्बिक। अब 5वां देश कौन सा है? 5वां देश दोस्तों मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप। आप देख रहे हैं ये यहाँ से इस प्रकार से गुजर रही है। तो मकर रेखा के नीचे मेडागास्कर द्वीप भी पड़ता है, इसलिए इस सब मिलाकर के 5 देश मकर रेखा के नीचे पड़ते हैं। तो अब आइए हम आपको ये बताएंगे कि कर्क रेखा के नीचे कितने देश हैं या कितने देशों के ऊपर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले हम आते हैं पश्चिम साइड से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? दोस्तों वीडियो से बने रहिएगा, क्योंकि रेखाएं बताने के बाद हम आपको और भी सारी चीज़ इसमें बताएंगे कि जैसे अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। जैसे भारत का उत्तरतम बिंदु होता है, उसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु है अल घिराम पॉइंट, अल घिराम पॉइंट उत्तरतम बिंदु यहाँ पे है। अल घिराम, ये अल्जीरिया के उत्तर साइड में अल घिराम पॉइंट। फिर दक्षिणतम, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम यानी कि दक्षिण की तरफ कौन सा बिंदु है, जिसे हम कहते हैं केप
केप अंगुल्हास ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण वाला बिंदु है। फिर आते हैं हम पूर्वी साइड वाला पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्व में कौन सा देश पड़ रहा है? सबसे पूर्व में इधर सोमालिया है, इस साइड में मेडागास्कर द्वीप है। तो मेडागास्कर द्वीप के पास ही ये पूर्वोत्तर बिंदु है, जिसे हम कहते हैं पूर्वोत्तर बिंदु को हैगून पॉइंट। अब हम आते हैं पश्चिमोत्तर बिंदु जो देश माने कि जो ज़्यादा दूरी पे होता है, जो अंतिम छोर होता है, जो चाहे देश का हो चाहे महाद्वीप का हो, तो अंतिम छोर जो होता है उसी के बगल में बिंदु होता है। तो ये पश्चिमोत्तर बिंदु जो है, पश्चिमोत्तर बिंदु का नाम क्या है? अलमादी पॉइंट अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमोत्तर बिंदु है। अब आगे हम आपको लेके चलते हैं कर्क रेखा बताने के लिए। तो दोस्तों, कर्क रेखा कितने देशों के ऊपर से गुजर रही है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो पहला कर्क रेखा किस देश के ऊपर से गुजर रही है? यहाँ से, इस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ से गुजर रही है कर्क रेखा। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर से कर्क रेखा गुजर रही है। लेकिन कौन कौन सा देश पड़ रहा है? यहाँ पे पश्चिमी सहारा, इसे ये वाला देश देख रहे हैं, इसे कहते हैं पश्चिमी सहारा। इसे पश्चिमी सहारा कहते हैं। पश्चिमी लिखा गया है और हम सहारा लिख दिए हैं। तो पश्चिमी सहारा पहला देश हो गया कर्क रेखा का पश्चिमी सहारा पहला देश हो गया। दूसरा देश है मारिटानिक्स। ये मारिटानिक्स यहीं पर है, इसके बीच में देख रहे हैं मारिटानिक्स दूसरा देश हो गया और पहला पश्चिमी सहारा। अब तीसरा देश आप स्वयं देख लीजिए कौन सा पड़ रहा है? अल्जीरिया। तीसरा देश अल्जीरिया पड़ रहा है। अब अल्जीरिया के बाद कौन सा देश पड़ रहा है, इसको आप बताएंगे। अल्जीरिया के बाद आप देख रहे हैं लीबिया है, फिर आगे मिस्र देश है। तो मिस्र देश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर मिस्र देश के बाद एक कौन सा देश है, एक कौन सा है, इसमें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आइए हम ही बताते हैं। माली। मारिटानिक्स के बाद माली देश आता है। मारिटानिक्स के बाद माली देश आता है। अब माली देश आप देख रहे हैं, माली देश। फिर ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 माली देश हो गया। माली देश और अल्जीरिया आप देख ही रहे हैं, तो 4 देश हो गया। इसके बाद पांचवा है लीबिया। लीबिया कहाँ पे पड़ता है? लीबिया दोस्तों ये है, यहाँ पे, यानी कि ये वाला भाग मिस्र के नीचे, ये लीबिया है। पांचवा देश लीबिया हो गया। अब इसके बाद छठवां देश कौन सा है? मिस्र। छठवां देश मिस्र है। तो मिस्र भी इसमें पड़ता है, यहाँ लीबिया भी पड़ता है, यहाँ मिस्र भी पड़ता है। यानी कि इसका कोना ऐसे इस प्रकार से कोना बना हुआ है, इसलिए मिस्र भी पड़ता है और ये अंदर तक गया है। तो मिस्र और लीबिया दोनों पड़ते हैं। इसलिए कर्क रेखा के नीचे यानी कि 6 देशों के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, हम आपको अभी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में बता रहे थे। अब आइए हम आपको ये बताते हैं कि कहाँ पर ये पूरा जो मानचित्र अफ्रीका महाद्वीप का बना है, अफ्रीका महाद्वीप किसके साइड में पड़ता है? किसके साइड में का मतलब, जैसे अगर आपको परीक्षा में आ गया कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी साइड में क्या है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी साइड में अटलांटिक महासागर पड़ता है। ये पश्चिम वाला भाग है, अटलांटिक महासागर है। कहा भी जाता है, आप ध्यान दिए होंगे कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, कहा जाता है यस आकार का। तो आप देखेंगे इस प्रकार से घूम के आएंगे तो इधर यस बन जाता है, इधर यस बन जाता है। तो ये, और फिर इसके नीचे दक्षिणी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया है, इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से घूमते हुए यस आकार का बन जाता है। अब इसके ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ जब ये अटलांटिक महासागर है तो अटलांटिक महासागर का ही एक भाग
अटलांटिक महासागर का ही एक भाग भूमध्य सागर इधर से गुजर रहा है। भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर इस प्रकार से यहाँ से होते हुए भूमध्य सागर, अब भूमध्य सागर आकर के यहाँ पे लाल सागर है, यहाँ पे लाल सागर, ये लाल सागर, ये लाल सागर है, इसे भूमध्य सागर कहा जाता है। भूमध्य सागर आप जानते होंगे, ये भूमध्य सागर में यहाँ पर कई ज्वालामुखी भी पाई जाती हैं और ये भूमध्य सागर आकर के यहाँ पर, भूमध्य सागर यहाँ पर आकर के लाल सागर में मिल जाती है। मिल नहीं जाती है, इसको मिलाया गया है, अपने आप नहीं मिल जाती है, इसको मिलाया गया है। किसके द्वारा मिलाया गया है? स्वेज नहर के द्वारा। ये स्वेज नहर, इसको मान लीजिए ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर के द्वारा लाल सागर को और अटलांटिक महासागर को मिलाया गया है और इधर एशिया महाद्वीप पड़ता है। इस साइड में एशिया महाद्वीप पड़ता है। एशिया महाद्वीप सटा हुआ था, एशिया महाद्वीप सटा हुआ था, इसलिए स्वेज नहर के द्वारा दोनों महाद्वीप को अलग कर दिया गया, दोनों महाद्वीप को अलग कर दिया गया और स्वेज नहर को भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ दिया गया है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नहर कही जाती है, विश्व की सबसे लंबी नहर कही जाती है। तो अब ऊपर आप जान गए हैं, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर में भूमध्य सागर है, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर भूमध्य सागर है और पूर्वी छोर पर क्या है? लाल सागर है। अब आगे आइए देखते हैं, यहाँ पर, यहाँ क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं सोमालिया देश है, सोमालिया देश है। फिर यहाँ पूर्वी साइड में आप देख रहे हैं क्या है? मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप है। और मेडागास्कर द्वीप के और आगे आप जाएंगे और पूर्व साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है, और जो कि अरब सागर की जो खाड़ी है, जो अरब सागर है, ये हिंद महासागर का ही भाग है। और लाल सागर जो है ये भी अरब सागर का भाग है और अरब सागर हिंद महासागर का भाग है। ये हो गया। अब हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं और 54 देशों में से 38 देश ऐसे हैं कि जो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कृषि तो कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत का मतलब कि 100 में 10%। बाकी 16 देश ऐसे हैं जो एकदम से मरुस्थलहीन, ज़्यादा से ज़्यादा मरुस्थल हैं, यानी कि थोड़ा सा भी भूमि ऐसा नहीं बचता है कि जो कृषि करने योग्य हो। तो 16 देश ऐसे कौन से हैं? 16 देश ऐसे कौन से हैं? इस देशों का नाम सुन लीजिए अगर आपको टाइम हो तो। पहला सूडान है। आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का 54 नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप का यही देश है जिसे सूडान कहा जाता है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कितने सदस्य थे? 192। तो सूडान को मिला करके सूडान भी जा कर के संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया, जिससे कि 193 हो गए। अब इस संयुक्त राष्ट्र संघ किस देश का है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य कौन सा है? सूडान है। तो ध्यान दीजिएगा, सूडान किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का। तो आइए हम 16 देश को देखते हैं कि 16 देश जो हैं मरुस्थल वाले, जो अफ्रीका महाद्वीप में हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट सूडान, दूसरा माली, तीसरा नाइजर, चौथा चाड, पांचवा मध्य यानी कि ये देख रहे हैं कांगो गणराज्य, ये मध्य कांगो गणराज्य, फिर युगांडा के बाद जाबिया, फिर इसके बाद जिम्बाब्वे, फिर इसके बाद मलावी, फिर बोत्सवाना, फिर फासो, फिर इथोपिया, फिर बुरुंडी, फिर इसके बाद इस प्रकार से ये जो 16 देश हैं एकदम से मरुस्थल है, एकदम मरुस्थल है। ये देश कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं इसको देख लीजिए। ये देश यहाँ से, ये देख रहे हैं ये, फिर ये देख रहे हैं जिसे ईस्टर्न मरुस्थल कहा जाता है। ईस्टर्न मरुस्थल कहाँ पे है? मिस्र देश में है।
मिस्र देश, ये मिस्र देश है, मिस्र देश। और इसी मिस्र देश में पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। यानी कि जो 10% कृषि होती है वो यहीं पे होता है, मिस्र में ही ये 10% कृषि होती है। क्यों होता है? क्योंकि इस मिस्र देश में नील नदी बहती है। और नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो हम हरे कलर में बनाए हैं, इसे ये पठार है। पठार आप जानते हैं, जो पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, पहाड़ों के ऊपर ही झील पाई जाती है, पहाड़ों के ऊपर ही झील पाई जाती है। यहाँ पे विक्टोरिया झील है। यहाँ पे इसको मरुस्थल को मिटा देते हैं, मरुस्थल को मिटा देते हैं। कालाहारी मरुस्थल तो है ही। इस साइड में यहाँ पे विक्टोरिया झील है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जिसे विक्टोरिया झील कहा जाता है, जिसे विक्टोरिया झील कहा जाता है। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है। और जो नदी घूमते हुए ये कांगो होते हुए, युगांडा होते हुए, ना फिर इस प्रकार से मिस्र होते हुए, मिस्र हो करके ये भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। अब ये जो नील नदी है, नील नदी के किनारे थोड़ा थोड़ा भाग, हर जगह कुछ न कुछ कृषि होता है। नील नदी के किनारे थोड़ा थोड़ा हर जगह खेती बाड़ी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती मिस्र में होता है। इसीलिए मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और मिस्र की सभ्यता जो है यहीं पर हुआ था। मिस्र की सभ्यता यहीं की देन है, मिस्र की। और इसी नील नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए इस मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अब आइए हम आपको आगे बताते हैं कि कहाँ पर क्या है, किस प्रकार से है। अब जैसे कि हमने बताया कि लाल सागर ये है, तो लाल सागर के पास में मिस्र है, लाल सागर के पास में मिस्र है। तो मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। ये कहाँ पे है? काहिरा एकदम यहाँ पर, ये देख रहे हैं ये जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर जो बनाया गया है, स्वेज नहर के पास ही इसकी राजधानी बनाई गई है, काहिरा। जो स्वेज नहर इस समय किसके नियंत्रण में है? स्वेज नहर इस समय मिस्र के नियंत्रण में है, मिस्र देश उसकी देखरेख करता है। अब आगे हम आपको बताते हैं डेकेन्स वर्ग। ये देख रहे हैं डेकेन्स वर्ग, ये डेकेन्स वर्ग श्रेणी है, डेकेन्स वर्ग श्रेणी है, यानी कि पर्वत की श्रेणी है। ये डेकेन्स वर्ग पर्वत की श्रेणी में हीरा और सोना पाया जाता है। इसमें से हीरा और सोना पाया जाता है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ मिस्र देश से, इस साइड में नहीं, इस साइड में तो ये वाला पूरा का पूरा भाग मरुस्थल हो जाता है, पूरा मरुस्थल है। ये सहारा का मरुस्थल है, देख रहे हैं, सहारा का मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये जो बनाया गया है पीले भाग में, ये सहारा का मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल 3 देशों में है। किसमें? अल्जीरिया में पड़ता है, फिर माली में पड़ता है, फिर लीबिया में भी पड़ता है, फिर नाइजर में भी पड़ जाता है। यानी कि 4 देशों में है। 4 देशों को मिला करके ये सहारा का मरुस्थल है। इसलिए ये बीच वाला भाग जो अफ्रीका महाद्वीप का है, ये पूरा का पूरा मरुस्थली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी साइड में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी साइड में, और इधर अटलांटिक महासागर के पास में, और इधर भूमध्य सागर के पास में ये एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत तो आप देख लिए 4 देशों में ये सहारा का मरुस्थल है, 4 देशों पर। अब आगे हम आपको बताने चल रहे हैं कि ऐसा कौन सा
जो पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। ऐसा कौन सा पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है? सबसे ऊंचा पर्वत, तो इसको देखते हैं। अब देख रहे हैं किलिमंजारो लिखा गया है। किलिमंजारो, किलिमंजारो ये अरब सागर की खाड़ी के पास में ही, अरब सागर की खाड़ी के पास में ही ये पड़ता है। ये तंजानिया में, ये तंजानिया है, तंजानिया देश, इस प्रकार से तंजानिया देश है। तंजानिया देश देख रहे हैं, ये तंजानिया देश में किलिमंजारो पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। 5,895 मीटर। किलिमंजारो की ऊंचाई 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ पे देखिए मुख्य चीज़ हम बताते चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पठार है, जिसे कहते हैं जोश का पठार। जोश का पठार, ये जोश का पठार आप देख रहे हैं, ये है जोश का पठार। ये जोश का पठार इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ से जोश के पठार से सबसे ज़्यादा, जोश के पठार से सबसे ज़्यादा सोना, तांबा और चांदी पाया जाता है। सोना, तांबा, चांदी और हीरा इस पठार से पाया जाता है। और पठारों से ही क्यों सोना, चांदी, हीरा मिलता है? पठारों से ही क्यों हीरा और सोना, चांदी मिलता है, जानते हैं? नहीं जानते हैं? हम आपको बता देते हैं कि पठार से ही हीरा, सोना, चांदी क्यों पाया जाता है, या पठार से ही तेल क्यों पाया जाता है। तेल, जो कच्चा तेल होता है, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब कच्चे तेल से बनाए जाते हैं। तो ये कच्चा तेल क्यों पठारों से ही पाए जाते हैं? पठार से इसलिए पाए जाते हैं कि जो पठार होते हैं, पठार ये ज्वालामुखी से निकलते हैं। ज्वालामुखी से, जैसे कच्चा ईंटा होता है भट्ठे में, कच्चा ईंटा होता है, उसको पकाते हैं, पकाने के बाद वो लाल ईंटा हो जाता है, यानी कि उसको तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, कच्चा ईंटा टूट जाता है। कच्चा ईंटा जैसे टूट जाता है और पक्का करने के बाद नहीं टूटता है, यानी कि वो पक गया। उसी प्रकार से धरती के अंदर जो मिट्टियाँ हैं, जो सैल हैं, मिट्टी के अंदर दबी हुई हैं, और जब ज्वालामुखी से वो पक करके बाहर निकलती हैं, तो वहाँ जो कोयला वगैरह होता है, जो चाक होता है, जो खड़िया मिट्टी होती है, ये सब पक करके हीरा, सोना, चांदी ये सब बन जाता है। इसको हम ज्वालामुखी वाले भाग में पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, उसको देख लीजिएगा, जिससे कि कैसे कैसे हीरा और सोना ये सब बनता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। डेक्कन स्वर्ग के बारे में हमने बता दिया। ये मेडागास्कर द्वीप है और ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया झील का जो जलप्रपात है, विक्टोरिया झील का जो जलप्रपात है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है? विश्व भर में इसलिए प्रसिद्ध है, आइए हम आपको बता दें थोड़ा सा, वैसे तो वीडियो बड़ा हो रहा है। ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है, जैसे कि ये मान लीजिए कि पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, पहाड़ी, और जब इसके ऊपर से पानी आता है या हिम ऊपर से खसकता है, हिम गलता है, ज़्यादा तापमान होता है, तो हिम यहाँ से क्या करता है, उसका पानी धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर से गिरता है, और इतना ज़्यादा ऊपर से पानी आता है, तो ये पहाड़ के ऊंचाई से जब एक सीध में, पहाड़ की ऊंचाई से इतने स्पीड में पानी एक सीध में पहाड़ के ऊपर गिरता है और पानी एक जगह एकत्रित हो जाता है, तो ये गिरने वाले पानी को ही जलप्रपात कहते हैं। इसी को जलप्रपात कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये था अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हमने बताया, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये इसमें से एक नदी है, इस महाद्वीप की एक नदी है जिसे कांगो नदी कहते हैं, जिसे कांगो नदी कहते हैं। कांगो नदी ये समझ लीजिए कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा कहाँ पे है? ये है। कांगो नदी कहाँ पे है? कांगो देश में। कांगो देश देख रहे हैं, ये कांगो देश है। कांगो देश में विषुवत और विषुवत नदी, विषुवत रेखा भी है
अब विषुवत नदी भी है, इसलिए ये जो कांगो नदी है एक बार यहाँ से निकलती है फिर वापस आती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर कमेंट करेंगे तो फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे दूसरे महाद्वीप का। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।